हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। तो प्रीवियस लेक्चर तक में हमने इंडक्टिव इफेक्ट और बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, रेजोनेंस को भी मिला करके। बट मैं आज इंडक्टिव इफेक्ट्स का एक ऐसा लेक्चर लेने जाने वाला हूं ताकि आपका ओवरऑल पूरा जितना अभी इंडक्टिव इफेक्ट में आपने पढ़ा था भूल रहे हो तो रिवीजन हो जाए। तो इंडक्टिव इफेक्ट्स के पुराने डिटेल लेक्चर्स आपको आई बॉक्स में मिल जाएगा, चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट्स क्या होता है? तो इंडक्टिव इफेक्ट्स से जाने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं इसे और डेप्थ में कि हमारे पास दो तरीके के इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं केमिस्ट्री में। एक तो होता है आपका परमानेंट इफेक्ट और एक होता है टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट और टेम्परेरी इफेक्ट में अंतर क्या है? देखो, नाम से ही पता चल रहा है, ये इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होगा जो कि इन शॉर्ट आप बोल सकते हो, इन शॉर्ट ऐसा होगा कि जो लॉन्ग टर्म के लिए हो। लॉन्ग टर्म मतलब समझते ही हो। कैसे मैं बोलूंगा तो जैसे कि ये अगर अप्लाई होगा ही होगा। देखो, परमानेंट इफेक्ट ऐसे इफेक्ट होंगे, ये इफेक्ट एक केमिकल रिएक्शन जब भी हो रही होगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब भी फॉर्मेशन होगा, तब ये चीजें फॉलो होंगी ही परमानेंट इफेक्ट में। हो सकता है एक इफेक्ट प्रेजेंट हो, दूसरा इफेक्ट भी प्रेजेंट हो, बट एक इफेक्ट दूसरे इफेक्ट को ओवरलैप कर रहा हो और जो मोस्ट पावरफुल इफेक्ट होगा वही अपने को दिखेगा। अब समझ नहीं आया बे क्या समझा रहा है? देखो होता क्या है, अगर मैं मानता हूं तो मेरे पास कितने तरीके के यहां इफेक्ट्स होते हैं। एक तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव CTI इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट जो इसी में आ जाता है वो होता है रेजोनेंस इफेक्ट एक होता है, और एक इसी में और इफेक्ट आता है जो आपका रेजोनेंस इफेक्ट के अलावा हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट। अब देखो, इंडक्टिव इफेक्ट जो अपन बात कर रहे हैं ये सबसे लीस्ट इफेक्ट है। ये मस्ट रिएक्शन में प्रेजेंट होगा, बट कब कब प्रेजेंट होगा हम आगे जाकर के बात करेंगे। बट ये हो सकता है तीनों के तीनों चीजें एक रिएक्शन में प्रेजेंट हो, बट जिसकी पावरफुल सबसे ज्यादा होगा, जो स्टेबिलिटी एक रिएक्शन को सबसे ज्यादा प्रोवाइड करेगा, वही इफेक्ट वहां डोमिनेट करेगा। और सबसे डोमिनेटिंग यानी पावरफुल इफेक्ट अगर मैं बात करता हूं तो रेजोनेंस इफेक्ट, फिर हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। अभी टेम्परेरी इफेक्ट्स क्या होते हैं? टेम्परेरी इफेक्ट्स ऐसे टाइप्स के इफेक्ट्स होते हैं जो प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, थोड़े टाइम के लिए प्रेजेंट होंगे, बाद में एब्सेंट हो जाएंगे। तो ऐसे टाइप्स के इफेक्ट्स जो प्रेजेंट हो या ना हो, जैसे कि इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट के अलावा आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब सारे के सारे जो मेजर इफेक्ट्स थे टेम्परेरी इफेक्ट्स इसके अंदर आ जाते हैं। अब देखो, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट ऐसे इफेक्ट्स हैं जो कि इंडक्शन ऑफ चार्जेस के कारण प्रोड्यूस हो। यानी अगर मेरे पास यहाँ चार्जेस पॉजिटिव हैं और तो इस प्लेट में मेरे पास इंड्यूस चार्जेस, अगर मेरे पास यहाँ एक बॉल रखा हुआ है तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव अगर इस प्लेट में भरे हुए हैं तो ये अपनी ओर नेगेटिव को इंड्यूस करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इंडक्टिव मतलब इंड्यूस चार्जेस जब प्रोड्यूस होंगे तो इंडक्टोमेरिक के अंदर आएगा। और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स तब होगा जब चार्जेस कैटायनिक या एनायनिक फॉर्म में रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। जब H+ और Cl- जैसे सिंपल एग्जांपल्स मैं लेता हूं और इनको जोड़ता हूं तो HCl बनता है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जैसे इफेक्ट्स अप्लाई होंगे। आगे जाकर के हम सारे बात करेंगे, बट अभी अपना टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट को एक शॉर्ट में कवर करना। ठीक है, चलो वन शॉट में होने वाला है, तो पेन कॉपी अब निकाल लो। अब बेसिक्स खत्म। अब इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? देखो, इंडक्टिव इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो कि एक तरीके से कंटिन्यूअस वे में हो। ये सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? देखो, इंडक्टिव इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें परमानेंट डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज हो। समझ नहीं आया? लिख दो। देखो, व्हेन इलेक्ट्रॉन की परमानेंट शिफ्टिंग या डीलोकलाइजेशन बोलो, डीलोकलाइजेशन हो, उस समय हम बोलते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। यानी अगर मेरे पास CH3 और
CH3 CH2 CH2 और यहाँ मान लेते हैं कोई F प्रेजेंट है, यानी फ्लोरीन प्रेजेंट है। अब आपको मालूम है फ्लोरीन एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल भर में। तो ये क्या करेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। और ये देखो, अब इसी इफेक्ट से अपन इसी एग्जांपल से पूरा पूरा इंडक्टिव इफेक्ट चाहे तो समझ सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ CH3 प्रेजेंट है, अब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि हमें मालूम है फ्लोरीन एक नेगेटिव चार्ज है, तो इनके पास जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो अपनी ओर इधर साइड फ्लोरीन खींच रहा होगा। तो ये क्या है, परमानेंट डीलोकलाइजेशन, चार्ज का एक तरीके से परमानेंट डीलोकलाइज हो जा रहे हैं फ्लोरीन की तरफ। यानी जो CH2 में पॉजिटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी शिफ्टिंग फ्लोरीन की तरफ हो जा रही है। इसी इफेक्ट को अपन इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। लीस्ट इफेक्ट है, बहुत कम अप्लाई होगा, अप्लाई भी होगा तो इसका पावर कम होगा, क्योंकि इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये समझ आया क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है। जैसे कि पहला, ये कंटिन्यूअस इफेक्ट है, कंटिन्यूअस इफेक्ट है। अब कंटिन्यूअस इफेक्ट बोलूं तो क्या मतलब है इसका, देखो यार कंटिन्यूअस इफेक्ट का मतलब यही होता है कि ये कहीं ब्रेक हो गया तो अप्लाई नहीं होगा। मान लो यहाँ पास और CH2 आप इसको कर दो, इसको CH2 कर दो, यहाँ CH3 कर दो। अब बोल रहे हो यहाँ तक अप्लाई हो रहा है, बाद में यहाँ से अप्लाई हो रहा है, बीच में अप्लाई नहीं हो रहा है। ये कभी भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये हमेशा कंटिन्यूअस इफेक्ट है, यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ये हर एक में एग्जिस्ट करेगा। ब्रांचिंग बना दोगे, फिर यहाँ CH3 जोड़ दोगे तो ये ऐसा इफेक्ट बार करने लगेगा। यहाँ एक और CH3 जोड़ दोगे तो ये ऐसा इफेक्ट होगा, यानी कंटिन्यूअस है, कहीं पास ब्रेकिंग नहीं होने वाली है। और इसके अलावा इसका क्या रिस्ट्रिक्शंस है कंटिन्यूअस इफेक्ट के अलावा, जैसे कि मैं बात करता हूं तो ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड तक रिस्ट्रिक्शन है, यानी अगर डबल बॉन्ड आ गया तो वो इफेक्ट इसमें अप्लाई नहीं होने वाला है। यानी सेकंड लिमिटेशन है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड तक ही सिर्फ लिमिटेशंस है। यानी अगर कहीं मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 फिर CH डबल बॉन्ड CH फिर और कोई ले लेता हूं, जैसे OH ही ले लेता हूं या फिर कुछ भी ले सकते हो ग्रुप, तो इस वाले इफेक्ट में ये अप्लाई नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्शन है कि ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के लिए ही अप्लाई हो सकता है। यहाँ डबल बॉन्ड है देन ये अप्लाई नहीं होगा। तो ये कि इसका रिस्ट्रिक्शन है कि सिग्मा बॉन्ड तक के लिए ही अप्लाई होता है। अब जो अपन बात करते हैं इसमें जो ये मेजर था, ये चीज़ समझना जरूरी है इंडक्टिव इफेक्ट में। अब इंडक्टिव इफेक्ट में आगे की कहानी बढ़ते हैं। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं, तो टाइप लिखो, टाइप्स की अगर बात करेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट मेनली दो ही टाइप के होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और एक होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। डिटेल लेक्चर्स पहले ही मैं बोल दे रहा हूँ आई बॉक्स में है, वहाँ पर से चेक कर लेना, ऊपर से मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो डिटेल की कोई ज़रूरत यहाँ मत देखना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं, एक थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जो कि मेनली डिपेंडेंट होंगे EDG ग्रुप से, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, और जो हमारे पास नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो EWG ग्रुप से होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से। अब देखो EDG ग्रुप और EWG ग्रुप क्या होता है, एक बार फिर से देख लो। देखो EDG ग्रुप ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, यानी डोनेट पावर जिनकी अच्छी होगी वो EDG ग्रुप के अंदर आएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे या फिर गेन करने की पावर, यानी इलेक्ट्रॉन गेन पावर जिसकी ज्यादा होगी वो हमारे EDG ग्रुप EWG ग्रुप आ जाएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स बता दो। एग्जांपल्स तो बहुत हैं, जैसे कि आप ले लो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, SH, इसके बाद और क्या आ जाएगा आपका COOH, NH3, NF3, NO2, इसके बाद OR, इस OH बता दिया क्या, ये ट्रिपल बॉन्ड भी आपका इसी के अंदर आ जाएगा, इसको भी इंक्लूड कर लो। बेंजीन,
बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। हम एक आपको चार्ट भी बता दूंगा, जाके आप याद रख सकते हो सारे के सारे EWG ग्रुप जो आपकी क्लास 12 और उसके आगे के लेवल्स के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, क्लास 11 तो नहीं, क्लास 12 भी अपन देखेंगे। अब देखो इसके टाइप्स क्या है, अब इसके थोड़ा एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये और समझ सके। तो हम एक काम करते हैं, इसके जैसे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के क्या एग्जांपल्स आ जाएंगे, जैसे कि O-, जैसे जिनके पास नेगेटिव चार्ज पहले से भरा हुआ ही तो डोनेट कर सकते हैं। तो जैसे O-, CH3 एक बेस्ट EDG ग्रुप है, उसके अलावा NH-, OH, सॉरी अगर OH- का भी हो ही नहीं सकता, जैसे कि अपन ले लेते हैं O2- ले लें, ये भी एक अच्छा बन जाएगा। इसके अलावा आप चाहो तो COO- ले सकते हो। मतलब जिसके पास नेगेटिव चार्ज की भरमार है वही डोनेट करने के लिए तैयार है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम एक एग्जांपल उठाते हैं कोई सा भी इनमें से, चाहे तो पॉजिटिव या नेगेटिव, ताकि अपन इसे थोड़ा और समझ सकें, क्योंकि आगे के जो एग्जांपल्स आने वाले हैं वो सारे के सारे इसी से रिलेटेड होने वाले हैं, तो मेरे लिए दिक्कत ना हो आपको यहाँ समझाने में। ठीक है, नमी आ गया क्या चौक। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ताकि ये इफेक्ट मेरा फेवरेट है। अगर ये आपको समझ आ गया तो नेक्स्ट आने वाले इफेक्ट्स पे आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जिसमें EWG ग्रुप इन्वॉल्व हो, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन्वॉल्व हो, यानी जिनके पास पावर हो इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेने की, यानी पावर हो इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेने की। जैसे कि अगर मैं कोई भी एक ग्रुप ले लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास यहाँ पास एक वर्डिंग, और यह ध्यान रखना, इसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा ये वर्ड, ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एक एटम होगा उतना ही ज़्यादा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना क्या होता है, चलो एक बार देख लेते हैं, याद नहीं आ रहा है तो। सबसे पहले अगर आपके पास मैं इस तरीके का कोई एक ग्रुप दे दूं, सिंपल सा ही दे रहा हूं ताकि बार बार आपको दिक्कत ना हो, और इसमें लगा दूं OH, सिंपल सा है ग्रुप, या और सिंपल लेना है तो चाहो तो इसको, चलो इसको लिए रहो, एक और ले लेते हैं इसके बगल में N, इसके बाद यहाँ H, एक H, ठीक है, और एक ठोक क्या लगा देते हैं इधर साइड OH। समझ आ गया, नाइट्रोजन 15वें ग्रुप का एलिमेंट है और ऑक्सीजन 16वें ग्रुप का एलिमेंट है। अब देखो नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली, अब देखो ये जो अपने पास नाइट्रोजन है इसकी कैपेसिटी कितनी है, बॉन्ड फॉर्मेशन करने की 3 कैपेसिटी है, और इसने फॉर्मेशन कितना कर रखा है, दैट्स 4, तो एक ज़्यादा है, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग गया है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज लग गया यानी ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। यानी डिफिशिएंट वर्ड का मतलब क्या है ये समझो, यानी डिफिशिएंट का मतलब होता है कमी। जब किसी चीज की कमी होती है तब हम बोलते हैं डिफिशिएंट हो गया ये बंदा। तो डिफिशिएंट यहां हो गया है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास किसकी कमी हो गई है, इलेक्ट्रॉन बेटा की। अब जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है इसके पास, तो अब देखो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी है यानी इसके पास पॉजिट्रॉन्स ज्यादा हैं। अब कोई ना कोई चार्जेस ज्यादा होगा तभी तो दूसरा चार्जेस कम होगा, ठीक है। तो यहां पास ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, यानी जितना ज्यादा कंपाउंड एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा उतना ही बेस्ट यानी मस्त बोलो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर देगा। समझ आई बात कैसे? देखो ये अब क्या करेगा, इन OH की एक अच्छी प्रॉपर्टी रहती है कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेंगे। क्या करेंगे, नाइट्रोजन के पास मान लो एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जुड़ा हुआ है। अब होगा क्या, सबसे पहले ये तो हाइड्रोजन से ले लेगा एक तो, अब उसके बाद सेकंड ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको भी ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, तो क्या करेगा एक इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींचना चाहेगा, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन को ले लेने की कैपेसिटी इसकी ज्यादा है।
तो ये क्या है, पहले से ही ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑक्सीजन भी होता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो इसे कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब एक तो हाइड्रोजन से ले लिया, अभी और चाहिए इस खुद को स्टेबल बनाने के लिए। देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, 8। अब 8 है तो ये कितना बना सकता है, 2 और 6 बना सकता है। अब ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए जो 10वीं रूल से भी पढ़े अपन, तो उसमें भी कितना चाहिए, 8 होना चाहिए। 2 8 8 16 32, इस तरीके का कहानी पढ़े थे। अब 8 चाहिए, 2 कमी है, तो एक तो हाइड्रोजन से ले लिया, 7 हो गए। अब एक और चाहिए तो नाइट्रोजन से खींच लेगा। अब इन हाइड्रोजन से थोड़ी ना ले सकता है, दिक्कत तो है। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, यानी ये तो यहां पास से टूट के अपना आराम से कहानी मस्त निकल लेगा, मस्त मौला टाइप का। अब इसके ऊपर एक और पॉजिटिव, जैसे ये निकलेगा एक और पॉजिटिव चार्ज, तो ये कंपाउंड और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। अब जो कंपाउंड जितना इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसका मतलब आप इनडायरेक्टली एक चीज समझ सकते हो। क्या मैं बोलने का मतलब है कि ये वाला जो ग्रुप मेरे पास लगा रहा होगा, उसकी पावर ज्यादा रही होगी, तभी तो इसने नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया। और इसी चीज को तो अपन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग बोलते हैं पावर, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर बोलते हैं। और जितना ज्यादा खींचेगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। तो इनडायरेक्टली इसको बता करके हम इसकी पावर को बताते हैं, यानी ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, यानी ये वाला जो ग्रुप अलग से हमने जोड़ा रहा होगा, वही उतना इलेक्ट्रॉन उसका लेके भागा है, यानी वो ग्रुप ज़्यादा पावरफुल है। तो यही चीज़ हम दिखाते हैं कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एक कंपाउंड होगा, यानी वो कंपाउंड के साथ जो भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा इस तरीके का, यानी जो भी EWG ग्रुप जुड़ा होगा, उसकी पावर भी ज़्यादा होगी। ठीक है, आगे जाकर के ये समझोगे ये क्यों पढ़ रहे हैं भैया, ये पढ़ रहे हैं आगे जाकर के केमिकल रिएक्शंस की जब मैकेनिज्म को समझेंगे तब ये सारी चीजें काम आने वाली हैं। अभी रब कर दूं तो इस तरीके से ये कहानी काम करती है। अब इसको भी एग्जांपल को भी समझ लेते हैं। यहां भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का केस चल रहा है। देखो ये वाला, अब यहां पास से ये कंटिन्यूस होता है, तो यहां पास से खींचा, यहाँ पास का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचा, और जैसे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये कहाँ पास, ये टूवर्ड्स ऑक्सीजन तरफ भागेंगे, यानी यहाँ पास भी इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। यानी इसके पास तो देखो, अगर इसको थोड़ा और बड़ा समझा देता हूँ, एक बार समझ लो बार बार आगे की एग्जांपल्स में, ताकि दिक्कत ना हो। मान लो ये अगर आपके पास इतना बड़ा है, CH3 CH2 और मान लेते हैं क्या लिए थे हमने, OH लिया, चलो OH। अब होगा क्या, ये जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा इस तरीके से, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग टुवर्ड्स ऑक्सीजन हो जाएगी। अरे परमानेंट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है बच्चों। चलो ठीक है, तो अब अगर इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हो जा रही है, देन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो चढ़ना बनता है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन निकला और कुछ इसकी तरफ गया, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज तो चढ़ना बनता है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज चढ़ना बनता है। अब ये कंटिन्यूस सभी के इफेक्ट्स में अप्लाई होगा, यानी जितनी बड़ी आपकी ब्रांचिंग होगी और जितनी सब ब्रांचिंग इसके साथ अटैच होंगी, उन सभी पे ये अप्लाई होगा, यानी इसके ऊपर भी सिग्मा पॉजिटिव। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है इंडक्टिव इफेक्ट की, कि वो चार्जेस भी एक्वायर करता है, या चार्जेस को अपनी ओर खींच लेता है, डीलोकलाइज कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को। चार्जेस बोलो या इलेक्ट्रॉन्स बोलो, बात एक का एक ही है, हाले हाले अबे कोकिला। चलो समझ आ गया। अब देखो हमारे पास अगर ये तुम्हें समझ आ गया, तो हम थोड़े एग्जांपल्स लेते हैं ताकि तुम्हें और चीजें समझ आ जाए। अगर मैं तुम्हें ये दे दूं कुछ इस तरीके, सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जो इसमें बार बार आपके क्वेश्चन पूछते रहते हैं एग्जाम्स में, अगर मैं फ्लोरीन HF दे दूँ, HCl दे दूँ, HBr दे दूँ, HI दे दूँ। अब मैं आपसे पूछूं कि इन सभी में से आपको बताना है क्या, कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा। चलो एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं पढ़े हैं अपन ने, थोड़ा देर में पढ़ लेंगे, तो इसको रब करते हैं, थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। अगर आपको मान लेते हैं फ्लोरीन दे दिया,
उसके साथ क्लोरीन दे दिया, ब्रोमीन दे दिया, फिर आयोडीन दे दिया। अब मैं आपसे पूछ लो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट कैसे होगा, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ही ज़्यादा उसका इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर, अरे उतना ही ज्यादा वो जिसके साथ भी जुड़ा होगा, मान लेते हैं फ्लोरीन किसी आर एलिमेंट के साथ जुड़ा होगा तो उसको उतना ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज, सॉरी उसको उतना ही ज्यादा उससे नेगेटिव चार्ज खींच लेगा, यानी इसके ऊपर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा, इसके ऊपर सिग्मा नेगेटिव चार्ज है। अब जितना ही ये ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा वो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, उतना ही कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा तो उतना ही आई पावर बढ़ेगी, आई माइनस पावर बढ़ेगी। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, ठीक है। कैसे बता दिया ये सब, अपन ऑर्डर किससे निकाले हैं, इंडक्टिव इफेक्ट EWG के ऑर्डर से, ठीक है, EWG के ऑर्डर से, ठीक है। और इसमें थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओगे तो अपने को समझ आ जाता है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है वो नीचे ग्राउंड दी ग्रुप जाने से घटता है। लेफ्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में बढ़ोगे, यानी सोडियम से लेकर के इधर साइड बढ़ जाओगे, यहाँ मान लो नियॉन में बढ़ गए, ठीक है, हीलियम में बढ़ गए। अब इधर साइड जब भी ऐसे लेफ्ट से पीरियोडिक टेबल राइट में बढ़ोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा बढ़ती है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा इंक्रीज करेगी। और डाउन दी ग्रुप जब जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा डिक्रीज करती है। ये अपन पीरियोडिक टेबल्स क्लासिफिकेशंस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। हटाते हैं, अभी अपने की ये काम का नहीं है। अब देखो आपको मैं ग्रुप ही बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा एक शॉर्ट रिकैप हो जाए, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। जो हमारे पास जो फॉर्मूला था इसका, तो क्या था, नाफरान, ये सारे के सारे ऑर्डर में हैं, यानी सबसे पहले जो मैं लिखूंगा वो सबसे पावरफुल EWG होगा और वही सबसे पावरफुल आई इफेक्ट भी शो करेगा, ठीक है। ना फरहान, ना ऋतिक, लिखते जाना नाम को जो मैं बोल रहा हूं, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल और ना ही ओमपुरी, ठीक है। सबके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा। क्यों चढ़ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की कैपेसिटी 3 की होती है, यहाँ 3 बना चुका है और एक इधर से एक्स्ट्रा बॉन्ड लगा दें, 4 हो गया, तो एक पॉजिटिव चार्ज तो बनता है चढ़ाना, ठीक है। ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी, कौन, सूफियाना, SO3H सूफियाना, डांस लिख लियो, करता, कोरता, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाई का कोई मीनिंग नहीं है। फादर कलेक्टर, ब्रदर इंस्पेक्टर, चोर, COOR लिख सकते हैं डायरेक्टली शॉर्टकट में चोर को, चोर, ईथर, अल्कोहल, पीकर आइन, पीकर आइन, यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या फिर यहाँ का एक H हटा करके अपन क्या कर सकते हैं, बॉन्ड लगा सकते हैं, आइन, बहनजी डबल हजामत कराइन, तो बहनजी को बेंजीन लिख दो। ये आपका पूरा का पूरा किसका ऑर्डर है, EWG के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, ठीक है। यानी सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये ऐसे करके जाते जाओ यार। चलो हो गया, एक स्क्रीनशॉट चाहिए, चलो ट्रिक लिख दूं क्या कि लिख लोगे, लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से आप इलेक्ट्रॉन की ऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करोगे। और एग्जांपल्स करना है तो प्रीवियस लेक्चर्स को सजेस्ट कर लेना, उसमें बहुत एग्जांपल्स कराया गया है, ठीक है। ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी, कौन, CN को कौन,
KON होता है कौन, तो CON लिख भी चेक सकते हो। कौन सूफियाना डांस, डांस का कोई मीनिंग नहीं है। कौरता है, हाय का कोई मीनिंग नहीं है। फादर कलेक्टर, ब्रदर इंस्पेक्टर, फादर कलेक्टर, ब्रदर इंस्पेक्टर, ठीक है, सबका मीनिंग है। चोर, यहां लिख दूं क्या, चलो आगे का ट्रिक। चोर, ईथर, अल्कोहल, ALCOHOL, अल्कोहल, पीकर, पी कर, आइन, ठीक है, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। बहनजी, बेंजीन ही लिखो, बेंजी डबल हजामत कराएंगे। चलो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये था आपका ट्रिक नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स के लिए। एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं और इसमें समझते हैं पॉजिटिव के अलावा नेगेटिव के अलावा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की कहानी। अब जैसे कि आपको इसमें दे दिया, अगर कोई भी एग्जांपल दे दिया, आगे जाकर के आप सॉल्व कर लोगे। जैसे कि मैं आपको कुछ भी एग्जांपल्स दे देता हूं, आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है रिएक्टिविटी के ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। जैसे मैं NH3 दे दिया, NF3 दे दिया, COOH दे दिया, OH दे दिया, इसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2 दे दिया, और इसी तरीके से बेंजीन दे दिया, और उसी तरीके से और कोई ग्रुप मान लेते हैं दे दिया, जैसे कि आपको SO3H दे दिया। अब आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर समझना है, तो आप इसी ट्रिक को यूज़ कर सकते हो और निकाल सकते हो। जैसे कि अपन सबसे रिएक्टिव कौन होगा, ना फरहान देखेंगे तो पहले नंबर पे दिया जाएगा, ना ऋतिक दूसरे नंबर पे दिया जाएगा, ना हीरालाल नहीं है, ना ओमपुरी। कौन सूफियाना है तीसरे नंबर पे। डॉन्स कौरता का ये चौथे नंबर पे है। फादर कलेक्टर, ब्रदर इंस्पेक्टर, तो ये चोर। अल्कोहल, ये आ जाएगा आपका नेक्स्ट कौन सा नंबर आ जाएगा, 4 लिख दिया तो 5वां नंबर। और ये डबल बॉन्ड इन कंपैरिजन टू किसके इक्वल होता है, आपके ट्रिपल बॉन्ड के ही इक्वल होता है। तो आप चाहो तो इसको ले सकते हो 6वां नंबर और इसको दे सकते हो 7वां नंबर। अब इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ज़्यादा हैं तो उसके हिसाब से ये ज़्यादा होगा, क्योंकि बेंजीन अब बनाओगे तो यही की लिखोगे, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इसमें ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू उसके, तो 6वां नंबर इसको दोगे, 7वां नंबर थोड़ा चेंज कर लोगे। तो ये आ जाएगा इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर। ऑल थ्रू थोड़ा कॉमन सेंस भी निकालो तो लगाओगे तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का जैसे मैंने केस बताया। अब देखो इलेक्ट्रॉन, इसके साथ जो भी एलिमेंट जुड़े होंगे, अब जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करने की पावर वही सबसे ज़्यादा, तो देखो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा विड्रॉइंग पावर है, तो वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। मान लो इससे साथ R जुड़ा होगा तो उस सारे के सारे R's पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ने ही वाला है, और उन सारे के सारे को 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कितनी ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा है। फिर इसके बाद NH3 में देखें तो ऑल थ्रू ये पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो चुका है। अब इलेक्ट्रॉन पहले से ही डिफिशिएंट है तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्या, इसके साथ अगर मैं R ही जोड़ देता हूँ, R इस CH3 जोड़ देता हूँ, तो ये CH3 अब इसके साथ क्या करेगा, ये नाइट्रोजन के पास पहले से ही, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खुद ही नाइट्रोजन खींचना चालू कर देगा इससे, क्योंकि इसको भी अपनी स्टेबिलिटी बनाना है, तो ये कार्बन से खींचना चालू कर देगा। तो इस तरीके से भी चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो सभी के लिए। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और ज़्यादा डिटेल में चाहिए होगा तो पुराने लेक्चर को प्रीफर कर देना, उस पर हमने इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट के केसेस के साथ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं, ये कहानी हो गई। आगे नेक्स्ट जो है हमारा और आपका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट।
अभी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? देखो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें ईडीजी ग्रुप इन्वॉल्व होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन्वॉल्व होंगे। अब कैसे, किस तरीके से देखो, जैसे मैं कोई भी एक एग्जांपल लिख देता हूं और सिंपल एग्जांपल करेंगे, डिटेल वाले एग्जांपल्स पहले ही कर चुके हैं, उसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाता है। देखो ईडीजी ग्रुप जैसे मैं ले लिया और यहाँ ऑक्सीजन ले लिया और नेगेटिव चार्ज। अब देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन के पास पहले ही ऑक्सीजन के पास पहले ही नेगेटिव चार्ज है। अब पहले ही नेगेटिव चार्ज है तो क्या ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा? अभी नहीं खींचेगा। इसके पास एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो इस एक्सेस इलेक्ट्रॉन को ये चाहेगा कि ये ले ले। क्या चाहेगा? कि ये ले ले। अब इसके पास तो पहले से ही स्टेबल है, कार्बन को कितना 4 बॉन्ड, इसे 4 बनाना चाहिए। तो देखो 2 हाइड्रोजन के साथ बना लिया, एक यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया, 4 तो पहले से बना लिया। कार्बन भी यहाँ स्टेबल है, ये भी चाहेगा कि मैं क्यों लूँ, ये आगे नेक्स्ट में पास कर देगा। अगर इसके साथ और कोई जुड़ा होगा देन वो अपने नेक्स्ट में पास कर दोगे। मान लेते हैं यहाँ पास से एक CH2 CH2 फिर एक CH3 इस तरीके से जुड़ा, तो ये चाहेगा कि इसको भी दे, नेक्स्ट में कैरिंग फॉरवर्ड कर देगा, और इसको भी चाहेगा तो इसको भी दे देगा। और ये इसके पास भी पहले से ही स्टेबल है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, कार्बन फिर से स्टेबल, तो ये नेक्स्ट वाले को दे देगा। तो ये सभी में अपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट ये सभी ट्रांसफर करना चालू कर देंगे इस तरीके से। तो ये वाला आपको थोड़ा अपोजिट में देखने को मिल जाएगा, और ये भी एक कंटिन्यूस इफेक्ट ही होगा और इंडक्टिव इफेक्ट ही होगा। और इंडक्टिव इफेक्ट एक तरीके से आप लिख सकते हो एक और प्रॉपर्टी इंडक्टिव इफेक्ट की ही, कि दैट इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस अगर आप बढ़ा देते हो देन इंडक्टिव इफेक्ट की पावर घट जाने वाली है। यानी इसमें जो सिग्मा पॉजिटिव होगा, ये सिग्मा पॉजिटिव इस सिग्मा पॉजिटिव के इक्वल नहीं होगा। यानी आप मान लो इसमें सिग्मा 1 है, देन हम इसमें सिग्मा 2 लिखेंगे, फिर इसमें सिग्मा 3 लिखेंगे। कभी भी सभी के सिग्माज इक्वल नहीं होने वाले हैं, यानी सभी पे इक्वल सिग्मा वाले, मतलब इक्वल इंडक्टिव इफेक्ट नहीं अप्लाई होगा। यानी आप चाहो तो ये लिख सकते हो दैट्स पावर ऑफ सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन पावर ऑफ सिग्मा 2 is greater than power of sigma 3 और is greater than power of sigma 4। तो इस तरीके से है। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ घटता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे आखिरी में जब हमने देखा तो इसमें सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई हो रहा है, तो डिस्टेंस के साथ इसका इफेक्ट कम होता है। इस चीज को भी यहां से समझा जा सकता है। अब देखो ये सारी बातें हटाते हैं और अपन थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं, इसमें कैसे एग्जांपल्स आ जाएंगे। मान लेते मैं आपको थोड़ा सा एक इफेक्ट, अगर इन दोनों में से कोई समझिए ना, मान लो आपने नेगेटिव इंडक्टिव पे मास्टरी कर ली तो आपको पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसके अपोजिट में सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं आपको कुछ ही एग्जांपल्स इस तरीके का दे दूँ, CH2 इसे इधर साइड दे दूँ, NH2 नेगेटिव, इधर साइड दे दूँ CH2 NH3 पॉजिटिव, और इधर साइड दे दूँ CH2 NH नेगेटिव। अब देखो इस तरीके से अगर मैंने दे दिया तो आपको समझने की यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी क्या जरूरत है, देखो यहाँ पास आपको सबसे पहले, अगर आपको नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट अच्छे से आता है तो पॉजिटिव की कोई दिक्कत नहीं। अब उसके हिसाब से सॉल्व कर लो। नेगेटिव के साथ ही इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब आई इफेक्ट के हिसाब से अगर मैं इसे अरेंज करता हूँ, देन मेरे सबसे पहले अगर इसको ए मान लो, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ, तो मेरे पास सबसे ज़्यादा पावर ना फरहान ना ऋतिक वाले फॉर्मूला भी चाह के लगा सकते हो। तो ये ऋतिक वाला लग रहा है। अब आपको हाइड्रोजन्स के नंबर देखना है, अगर कम हो गया तो वो दिक्कत आ जाएगी, वो उस रूल में फॉलो नहीं होने वाला। तो ये है आ जाएगा, तो बी इज सबसे ज़्यादा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट देगा। फिर आपके अलावा इसमें कौन सा देगा, इसमें एक और है तो ये वाला देगा, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट्स को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, यानी ये ज़्यादा इन रीच होगा। कैसे, अभी ऐसे बोल रहा हूँ, अगर समझ नहीं आ रहा है। ये एक हाइड्रोजन यहाँ लगाए, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाए, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पास देखो, एक ये भी डोनेटिंग है, ये भी डोनेटिंग है, यानी एक पॉजिटिव यहाँ से मिल जाएगा, एक पॉजिटिव यहाँ से मिल जाएगा, तो क्या एक नेगेटिव तो कम कर देगा।
अभी एक पॉजिटिव यहाँ से मिला, इसको और इसको एक तरीके से आप अगर सिंपल मैथ से भी लगाओगे तो कट कर सकते हो। अब तो बैलेंस स्टेट आ गई। पर यहाँ जब अपन देख रहे हैं तो बैलेंसिंग स्टेट एक्वायर तो हो जाएगी पर उतनी अच्छी नहीं होगी। यानी एक हाइड्रोजन जब भी यहाँ से निकलेगा तो ये और ये तो कट हो जाएंगे, सिंपल मैथ से भी सरोगे थे। बट होगा क्या कि यार इसके पास अब नाइट्रोजन उतना स्टेबल नहीं रहा है जितना इसमें है। तो इंटरमीडिएट्स आर मोर स्टेबल टूवर्ड्स नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ ये वाला हो जाएगा। तो आपका आंसर ए आ जाएगा, देन सी आ जाएगा। बट अगर इसी को पॉजिटिव के हिसाब से सॉल्व करूंगा तो बस जस्ट इसका उल्टा कर देना है मुझे। यानी सबसे पहले बी सबसे कम, ए फिर सबसे ज़्यादा और फिर सी सबसे ज़्यादा, ये पॉजिटिव के हिसाब से आ जाएगा। तो आपको एक कोई बनना चाहिए, दूसरा ऑटोमेटिक अपने आप बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर ये चीज़ें समझ आ गई हो तो नेक्स्ट करते हैं। इसी में पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स के कुछ और एग्जांपल्स चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं अगर कुछ इस तरीके, जैसे OH, अब OH पॉजिटिव ले लो, OH पॉजिटिव, हाँ OH पॉजिटिव, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा। चलो O नेगेटिव ले सकते हो, एक अच्छा एग्जांपल हो जाएगा। CH3 मैं पहले भी लिखा चुका हूँ, बेस्ट है। इसके बाद CR, ये भी एक R कैन बी एनी नंबर ऑफ कार्बन्स की एक बड़ी सी चैन भी हो सकती है, वो भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप चाहो तो SH थाइऑल को ले सकते हो, बट ऑल थ्रू मैं बोलूँगा इसे नेगेटिव लो तो ज़्यादा बढ़िया है। इसके अलावा आप NH नेगेटिव ले सकते हो, NH2 नेगेटिव ले सकते हो, और उसके अलावा आप चाहो तो COO नेगेटिव भी आपका एक अच्छा आ जाएगा। मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन रीच है वही तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो इस वाले कंपाउंड्स में यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में एक पॉइंट आप अच्छा सा ये लिख सकते हो अगर आप चाहो तो। उसके लिए हमने लिखा था इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा जितना कंपाउंड उतनी ही अच्छी बात है। इसमें इलेक्ट्रॉन रीच जितना होगा उतना अच्छा है, वही उतना ज़्यादा पावरफुल इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा पॉजिटिव। समझ आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? इंडक्टिव इफेक्ट्स के फॉलोइंग एप्लीकेशंस है, जैसे कि हम इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? देखो अभी तक तो यही तो सीख रहे थे इंटरमीडिएट्स, यानी हमारे पास अगर कोई भी एक कंपाउंड दे दिया गया तो हम बता सकते हैं कि वो कंपाउंड कितना ज़्यादा स्टेबल है या कितना ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि जब भी वो कार्बोकेटाइन या कार्बन है या फिर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई हो रहा है तो वो कैसे स्टेबल है, ठीक है। तो इस चीज़ की स्टेबिलिटी बताई जा सकती है इंटरमीडिएट, यानी कंपाउंड्स के बीच में अगर मान लो कोई रिएक्शन आप कर रहे हो CH3 CH2 Br और इसमें आप कर दिए इसकी H2O के साथ रिएक्शन और आगे जा कर के H2O आपका H++OH माइनस में टूट गया। अब मोर बल्कि ग्रुप OH है तो देन अटैकिंग पार्टिसिपेट करेगी, ये मैकेनिज्म का पार्ट है। तो इसमें से अगर मैं OH पार्टिसिपेट करवा देता हूँ OH नेगेटिव को, देन यहाँ पास से ये जो Br है ये क्या हो जाएगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। अब अगर ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा देन हमारी कंडीशन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये OH आ करके इसके ऊपर अटैक कर देगा और ये क्या बना लेगा हमारे आगे जा कर के CH3। अब देखो यही वाली जो कंडीशन है ना इसमें इंटरमीडिएट की कंडीशन है, यानी CH3 उठाया CH2 उठाया और ये पॉजिटिव उठा लिया। अब ये जैसे ही Br इसको तोड़ा होगा तो एक कंडीशन ये मिली होगी, ये कंपाउंड उस कंडीशन पे मिली सेकेंड्स के लिए ही बना होगा, पर कितना स्टेबल है उस समय पे ये देखने के लिए हम इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी इंडक्टिव इफेक्ट से जान सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। ऑल थ्रू इसे थोड़ा कंप्लीट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पास OH जुड़ गया होगा
ये हट जाएगा और प्लस बी आर माइनस निकल जाएगा, प्लस एच प्लस मिल जाएगा और ये इसके साथ अटैक करके एच बी आर बना लेगा। तो ये आपकी रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएगी। आगे जाकर के हम इस प्रोसीजर को आपको सिखाऊंगा मैकेनिज्म, पर आप दिक्कत मत करो, ज़्यादा क्यूरियोसिटी अच्छी बात नहीं है। चलो अभी फोकस करो। अभी एक तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बता सकते हैं, एक और अच्छा काम है, आप इससे चाहो तो यूज़ करके काम कर सकते हो, दैट आप एसिड बेस और एसिड स्ट्रेंथ प्लस बेस स्ट्रेंथ भी बता सकते हो। ठीक है, एसिड स्ट्रेंथ एंड बेस स्ट्रेंथ को भी यहाँ से बताया जा सकता है। अब कैसे, थोड़ा देर में समझेंगे, तो जल्दी जल्दी इसको चाहो तो नोट कर लो। अब देखो हमारे पास जो एप्लीकेशंस क्या है, ये तो कुछ यूजेस हो गया। एप्लीकेशंस की अगर बात करूँ तो इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर अगर अपन एक कंपाउंड की बात की जाए तो हमारे पास 7 तरीके के इंटरमीडिएट्स होते हैं। अभी अपन को जो यूज है वही इंटरमीडिएट्स की बात करूंगा, जैसे कि कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, इसके बाद कार्बीन, नाइट्रेट, नाइट्राइन, ये सब आ जाएंगे उसके अंदर। अभी अपने के एग्जांपल्स में सिर्फ ये 3 जरूरत है और इसी का अपन को आगे जाकर के यूज करना है। अब देखो सबसे पहले हम इसका यूज कैसे करेंगे, इन इंटरमीडिएट्स को, इन इंटरमीडिएट्स की ही अब स्टेबिलिटी समझना है और इन स्टेबिलिटी के साथ साथ आगे जाकर के हम एसिड स्ट्रेंथ और बेस स्ट्रेंथ पे अपना लेक्चर खत्म कर देंगे। अब देखो अगर आपके पास कोई कंपाउंड दिया गया है, सबसे पहले मैं कार्बोकैटायन की एग्जांपल्स लेता हूँ। कार्बोकैटायंस अगर आपको दिया गया है, कैटायंस को आप कैसे समझोगे, देखो बात थू कार्बोकैटायंस दिया गया है तो इसको कैसे समझा जा सकता है। मान लो मेरे पास कोई एक कार्बोकैटायन दिया है तो कार्बोकैटायंस की कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। प्रॉपर्टीज हम पहले बात कर चुके हैं तो अभी उसको नहीं लेंगे, ठीक है। पर इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि कार्बोकैटायंस क्या होते हैं। कार्बोकैटायंस ऐसे ग्रुप एटम होता है या फिर ऐसा एक मॉलिक्यूल होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज बियर करता है। क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज बियर करता है, यानी बियरिंग बोलते हैं उसे। बियरिंग मतलब होता है एक्वायर करके रखता है। हाँ, बहुत दिन बाद, चलो आगे बढ़े। तो कार्बोकैटायन कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो कार्बोकैटायंस की जो स्टेबिलिटी होती है, तो कार्बोकैटायंस की जो स्टेबिलिटी हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कुछ कि दैट पॉजिटिव स्लाइड्स पॉजिटिव यहाँ, ठीक है, यानी पॉजिटिव कार्बोकैटायंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को ही ये लाइक करेगा। यानी कार्बोकैटायंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। यानी ये स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, ये स्टेबिलिटी घटाएगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर समझ रहे हैं इंटरमीडिएट्स का, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट्स का। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको, अभी तक तो मैंने समझा ही दिया है, तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हो जाए। जैसे कि मैं आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड दे देता हूँ और ले लेते हैं आपके लिए कुछ और कंपाउंड जैसे कि COOH और COOR, ठीक है, और NO2 मान लेते हैं। चलो NO2 पॉजिटिव ही आ जाएगा ये भी। अब ये अगर आपके पास कंपाउंड दिया गया है तो इसे कैसे करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले आपको देख के रखना है कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव आई इफेक्ट। और जितने भी मैंने एग्जांपल्स दिए हैं ये सारे के सारे नेगेटिव आई इफेक्ट वाले हैं। तो आप इसे बस नेगेटिव आई इफेक्ट के साथ सॉल्व करो और अल्टरनेटिव ऑर्डर इस्तेमाल करो, यानी जो भी आपका ऑर्डर है उसे जस्ट उल्टा कर दो। यानी अगर मैं सबसे पहले बोलता हूं तो ये क्या है, अगर सबसे पहले बताते चले जाते हैं, पॉजिटिव के हिसाब से करो तो उल्टा कर देना, नेगेटिव के हिसाब से करो तो सीधा। चलो सबसे पहले नेगेटिव के हिसाब से कर लेते ताकि आप कोई और चीज़ें क्लियर हो जाए। हाथो बे मुँह दर्द देने लगा, इतना तेज बोल दो बोल के। सबसे पहले आ जाएगा आपका नफरान नृतिक, तो ये वाला पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब ये आ जाएगा पॉजिटिव
सॉरी नेगेटिव के हिसाब से, किसके हिसाब से हमने बताया, नेगेटिव। पॉजिटिव के हिसाब से लिखोगे तो जस्ट उसका उल्टा, जो 5वें नंबर पे वो पहले नंबर पे आ जाएगा, यानी आपका ये आ जाएगा आपका पहला, और जो चौथे पे है वो दूसरा, ये तीसरा का तीसरा ही रहेगा, ये चौथा आ जाएगा और ये पांचवा आ जाएगा। बस ऑर्डर सॉल्व। तो कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के। यानी अगर मैं आपको इसी तरीके से O माइनस दे दूं, NH नेगेटिव दे दूं, उसी तरीके से COOR दे दूं या COO माइनस दे दूं, और इन सभी में पूछ लूँ कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, देन आप बता दोगे कि सबसे ज़्यादा। अब देखेंगे यहाँ थोड़ी कहानी बदल सकती है। अगर मैं मान लेता हूँ सभी में R लगा देता हूँ, देन अपने को समझ आए कि सब में एक ही चीज़ लगी हुई है। तो इस कंडीशन में आप देखोगे कि O इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन NH के पूरे ग्रुप से, और COOR और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन दोनों के ग्रुप से, क्योंकि इसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की पावर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन इन रिच ऑक्सीजन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर भी ज़्यादा है, पर ऑल थ्रू इसके पास डोनेटिंग पावर भी अच्छी खासी है, क्योंकि यहाँ पास इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है। तो ऐसे तो बात करेंगे तो पहला ये आ जाएगा नेगेटिव से, फिर दूसरा ये आ जाएगा, फिर तीसरा ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, तो आप चाहो तो इसे उल्टा भी अल्टरनेटिव सॉल्व कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं कार्बोकेटायंस के बाद कार्ब एनायन। कार्ब एनायंस, कार्ब, अबे कार्ब का बीज तो लिख, एनायन का एनायन लिख। तो कार्ब एनायंस में थोड़ा ऑर्डर बदल जाता है, यानी कार्ब एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव आई इफेक्ट। क्या आता है, नेगेटिव आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जैसे एग्जांपल्स हमने बात की थी वैसे थोड़े से एग्जांपल्स आप कर सकते हो। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, आप इसका चाहो तो लिख दो, कार्बन आयन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव आई इफेक्ट, चाहो तो लिख सकते हो। उसके बाद कार्बन फ्री रेडिकल की बात की जाए, कार्बन फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, जैसे कि आपके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी कार्बन के पास, ये X मान लेते हैं या Y मान लेते हैं या Z मान लेते हैं। अब इसके पास मान लेते हैं एक एक्स्ट्रा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मत बोलो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देन ये कंपाउंड एक कौन सी कंडीशन पे आ जाएगा, ये आपके कार्बन फ्री रेडिकल की कंडीशन पे आ जाएगा। यानी फ्री रेडिकल्स ऐसे होते हैं जिनमें लॉस या गेन नहीं होगा, ओनली शेयरिंग होगी। ठीक है, तो कार्बन फ्री रेडिकल्स की सेम टू सेम स्टेबिलिटी आप समझ सकते हो इस तरीके की होगी, यानी आपका कार्बन फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, पॉजिटिव आई इफेक्ट, किसके, पॉजिटिव आई इफेक्ट, बोलते जाओ पॉजिटिव आई इफेक्ट। अब और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अब नेगेटिव आई इफेक्ट। अब इतना सारा भैया बता दिए, अब इसमें से मेरे को तो कंफ्यूजन हो रहा है कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन इसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी हो रहा है, हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो देखो अगर हो रहा है तो देन कंडीशन में थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा ट्रिक बना देते हैं। चलिए देखते हैं क्या बन सकता है। चलो ये बन सकता है, अगर ये दोनों को मैं एक सेम की तरह दे दूं तो मैं मान सकता हूं कि दैट्स योर एफ पी। अबे बन गया। पबजी खेलते हो? नहीं खेलते, अब झूठ मत बोलो डायरेक्टली, ठीक है। BGMI खेलते हैं भैया, BGMI खेलते हो, फ्री फायर खेलते हैं, अबे फ्री फायर खेलते हो, अबे कुछ भी खेलते हो, कैंडी क्रश खेलते हो आज के ज़माने में। चलो तो अब उन सभी गेमों में एक मोड और होता है FPP मोड का, ठीक है। FPP मोड में जिसमें हाथ बस दिखता है और बाकी बॉडी नहीं दिखती, आप चलते जाते हो खिच 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 खिच। वैलोरेंट में ये बहुत फेमस है FPP मोड, ठीक है। चाइनीज़ प्लेयर अच्छा FPP मोड खेलते हैं, और PUBG का जो टूर्नामेंट होता है FPP मोड में ही होता है। अबे हटाओ ना, क्या याद दिला रहे हो,
पढ़ाई के वक्त अब खेलने का मन कर रहा है, अबे यार चलो। तो अगर ये FPP आप यूज़ कर सकते हो इसके लिए ट्रिक, जैसे कि फ्री रेडिकल की अगर मैं बात करूंगा, इसका मतलब है पॉजिटिव। क्या मतलब है? अबे पॉजिटिव, बोलते जाओ, अबे पॉजिटिव। क्या मतलब है? पॉजिटिव। और इसका मतलब है पॉजिटिव किसके ऊपर चढ़ा रहता है? कार्बोकैटायन। तो इसके लिए भी मान लो ये पॉजिटिव वाला कार्बोकैटायन है और ये फ्री रेडिकल वाला कार्बन है। तो फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, इन सभी के लिए पॉजिटिव वाला चीज होगा और पॉजिटिव वाला चीज पॉजिटिव इंडक्टिव है। यानी इसके ये सभी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी फ्री रेडिकल पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और पॉजिटिव कैटायनिक ग्रुप ये भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के ग्रुप के अप्लाई है। तो FPP से याद रख सकते हो। एक छोड़ो एनायन है, अब ये हो गया तो ये तो बचा, अब तो ये नेगेटिव के ही होगा। अब ये कार्बन आयंस यानी नेगेटिव, नेगेटिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव, यानी नेगेटिव नेगेटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पॉजिटिव पॉजिटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हो गया, चलो जी हो गया। अब स्क्रीनशॉट ले लो, सही है ना? चलो अबे चालू भी है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बंटाई, थोड़ा सा और बंटाई बचा है, बस थाम के रखो दिल को और आपका आज ही पूरा का पूरा इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट में नेक्स्ट जो आता है आपके पास वो होता है एसिड और बेस स्ट्रेंथ बताना। कोई बड़ी बात नहीं है, एसिड और बेस। अब ये होता क्या है, चलो बेस को यहाँ से कट करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं ताकि एक ही साथ दोनों काम हो जाए। अब एसिड यानी क्या होता है? जो कि H+ आयंस रिलीज करते हैं, हम 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं। और बेस क्या होता है? OH आयंस रिलीज करते हैं। अब कंडीशन आती है कब रिलीज करेंगे? आप पढ़ते थे जब भी हम क्या करते थे, दो एसिड को ब्रेक करते थे तो हमारे पास एसिड को ब्रेक करते थे हीट अप्लाई करके, तो ये H+ और प्लस OH, अबे Cl है तो Cl- देता था और उस समय जो H+ मिला है यही मेरी एसिड को बताता था। अभी ये चीज़ सही है बट 100% सही है ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर एसिड्स तभी एसिड कहलाएंगे जब वो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन सीक्रिएट करें। यानी जब मैं HCl को H2O में ऐड करूं देन मेरी कंडीशन H+ आए और क्या आए? H+ सीक्रिएशन हो। यानी एक्वस सॉल्यूशन में जब भी मैं कंडीशंस को लूं तो ये कंडीशन मेरे पास बने देन मैं कहूँगा कि वो एसिड है। सो व्हाट आर एसिड्स? अगर मैं इसे सिंपल भाषा में बोलता हूँ तो एसिड्स ऐसे होते हैं, एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स विच रिलीज H+ आयंस ऑन एडिशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन या ऑन एडिंग ऑन एक्वस सॉल्यूशन। अबे हिंदी में बोल दे। देख, एसिड्स ऐसे होते हैं जब भी ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जब हम उन्हें एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं देन वो H+ आयन सीक्रिएट करते हैं। अगर H+ आयन सीक्रिएट कर रहे हैं देन एसिड हैं। और ऐसे कंपाउंड्स जो एक्वस सॉल्यूशन में, हमेशा ध्यान रखना ये कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 9वीं की बात गई, अब की बात पकड़ो। एक्वस सॉल्यूशन में OH आयंस रिलीज करेंगे वो बेस कहलाएंगे। मोर डिटेल कॉन्ट्रास्ट टू, मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है? ये चीज़ें समझ आ गई। उसी तरीके से HCl H2SO4 किंग ऑफ एसिड ले सकते हो। दो तरीके के एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स। अभी जैसे ही ऑर्गेनिक एसिड बात कर रहे हैं। उसके बाद COOH सबसे वीक एसिड मानी जाती है। इसके बाद सिट्रिक एसिड, इथेनॉइक एसिड, इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो लिख दिया है, सल्फोनिक एसिड, और इसके बाद अल्कोहल भी एक अच्छा एसिड की तरह ही वर्क करता है अगर हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हो तो, ठीक है? तो इस तरीके से अपन एसिड और ले सकते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनॉइक एसिड, सिट्रिक एसिड, जो आपके खाने में एसिड्स पाए जाते हैं ना, वो सारे के सारे एसिड्स इसके अंदर आ जाएंगे। बेस बस अल्टरनेटिव ही होते हैं, ठीक है? बेस क्या होते हैं? बेस यार ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, अबे ये क्या बता रहे हो, क्या बता रहे हो? बेस ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आयंस रिलीज करते हैं, बार बार बोल रहे हो एक्वस सॉल्यूशन पे। अब बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है ये चीज़ समझ लेते हैं। जैसे कि इसके NaOH, इसका CaOH,
या CaOH का होल ट्वाइस ले लो, ये भी एक अच्छा बेस है। KOH ले लो, ठीक है। तो ऐसे टाइप्स के कंपाउंड्स जो एक्वस सॉल्यूशन पे ब्रेक डाउन करने पे क्या दें, Na++OH- दें। और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इसे सिंपल भाषा में लिख सकते हो, जब 1 मोल ऑफ क्या लेते हैं, बेस लेते हैं इन 1 लीटर ऑफ बटरवा, किसमें, वाटर, तो उस समय जो क्या आता है, जब उस समय जो OH की कंसंट्रेशन आएगी, OH की कंसंट्रेशन आती है, वही मेरी बेस स्ट्रेंथ कहलाती है। ठीक है। और उसी तरीके से इसमें लिख सकते हो 1 मोल ऑफ एसिड, 1 मोल ऑफ एसिड जब हम लेते हैं किसमें, 1 लीटर ऑफ वाटर में, देन उस समय जो मेरी H+ की कंसंट्रेशन आती है, वही कंसंट्रेशन को हम एसिडिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। समझ आ गई बात? एक बार इसका कॉन्ट्रास्ट ले लो, ठीक है। रब कर दूं, अरे कर दियो, अबे कर दे, चलो हो गया। अबे यहाँ तक की बातें समझ आई तुम लोगों को? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और क्या चीज़ें अपन बात कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि अपन एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को थोड़ा और डिटेल में बात कर सकें। ठीक है, एक और बात है, ये Ka और Kb क्या होता है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछ चुका है, इसलिए मैं सोचा बता देता हूँ। चलो, Ka यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड, और Kb यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस। देखो, अगर Ka की वैल्यू ज़्यादा होने वाली है, देन ये बात को ध्यान रखियो, बेस कैसे, एसिड्स कैसे होने वाले हैं और बेस कैसे हो। देखो, अपन Ka है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड, यानी ये होता है रिएक्टेंट, सॉरी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। उसी तरीके से आप बेस के लिए भी लिख सकते हो, मैं एक के लिए बता रहा हूँ, दूसरे के लिए आप बना लेना। जैसे कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर मान ले लेता हूँ, ये ले लेते हैं, जैसे CH3CHCHOOH ले लेते हैं और इसे ब्रेक डाउन करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में ही, और तो ये आपका क्या दे देगा, CH3CHCOO- दे देगा। अब ये दे देगा। अब देखो, इस समय ये हमारे पास ये एसिड मिल चुका है, तो इसके लिए अपन कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी CH3COO- इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। कई बार ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन दे देता है और ये पूछता है क्या है, तो कई लोग को मालूम नहीं है भाई क्या है ये, अब यही है बे, क्या है, Ka ही तो है बे, अभी हाँ ना बे, अभी सुनना बे, अभी यही बी। चलो, तो इधर क्या लिख सकते हैं अपन, रिएक्टेंट ये है पूरा CH3COOH, इसकी कंसंट्रेशन। तो ये देख सकते हो, ये अपन इसी को अपन Ka बोलते हैं। तो Ka की अगर वैल्यू ज़्यादा होने वाली है, देन आप इनवर्स में समझ सकते हो कि आपकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होने वाली है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि Ka यानी अगर यहाँ पास H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा मिल रही है, सिंपल सा समझो, H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा मिल रही है, यहाँ H+ बनेगा। अभी यही H+ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka ही मिल रहा है, तो क्या Ka की वैल्यू एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए एक अच्छा वरदान है। बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि Ka किस तरीके से इंपैक्ट करता है। उसी तरीके से Kb के लिए भी आप बना सकते हो, Kb इज इक्वल टू रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और आप उस समय ये वाला एग्जांपल ले सकते हो और इसमें ऐड कर देना, ये चीज़ को लो, इसको H2O ऐड कर दो। अब यही चीज़ तो हमेशा एक रिएक्टेंट में हमेशा एक बेस होगा, एक एसिड होगा, मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ। हाँ, हो सकता है वो कि बहुत लीस्ट बेस हो, बट वो बेस होगा।
अब इसी में ये जो वाला हमारा बेस की तरफ वर्क कर रहा था, तो इसमें हमने H2O को ऐड कर दिया, एक्वस सोल्यूशन लिया, ये CH3COOH बन गया और यहीं पास से OH का एक H आया तो यहाँ जुड़ गया और एक OH जो बचा था एक बेस बना लिया। अब ये फिर से बन गया। तो ये वाले एग्जाम्पल फिर से लिख सकते हो इसके लिए चाहो तो, ठीक है, लिख लेना, होमवर्क है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के 2 पॉइंट समझा देता हूँ, फिर आपके लेक्चर्स को यहीं खत्म कर देता हूँ, ठीक है। क्या है एक पॉइंट, दैट एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, एसिड की स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, किसके, माइनस आई इफेक्ट। अब जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लेगा ग्रुप, उतना ही ज़्यादा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये देखो, अगर मैं तुमको दे दूं ये H और F, ठीक है, H और F दे दूं और तुम्हें दे दूं, और या सिंपल सा लो H और I दे दूं और सिंपल सा दे दूं तुम्हें H2SO4 दे दूं, दोनों किंग ऑफ एसिड ये है, पर मैं अभी प्रूफ कर दूंगा कि मोस्ट पावरफुल एसिड ये है। देखो अगर यहाँ भी अगर बात करूँ तो एक H यहाँ बनाओ, एक H ऐसे दूर से बना दो, टूटेगा। अब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। अब ऑल थ्रू सल्फर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जरूर है, बट यहाँ पास हाइड्रोजन आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन भी है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ अच्छी बन नहीं पा रही है। यहाँ इलेक्ट्रॉन अच्छी डेंसिटी अच्छी बनी जा रही है, उसके साथ साथ यहाँ लिविंग ग्रुप है। आयोडीन इज वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप, इसे क्या बोला जाता है, लिविंग ग्रुप। यानी इसको अगर मैं तोड़ दूं और तोड़ने के बाद इसे H प्लस और प्लस I माइनस में रख दूं और इसे SO3H नेगेटिव और प्लस H प्लस पॉजिटिव में रख दूं, तो उस कंडीशन में ये ज़्यादा स्टेबल होने वाला है कि ये चीज़ ज़्यादा स्टेबल होने वाली है, वही चीज़ मेरी लिविंग ग्रुप कहलाती है। तो आयोडीन इस लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में बहुत ऊपर है, बहुत 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 सबसे ऊपर मान सकते हो। और SO3H यहाँ भी पाएगा तो रिएक्शन पेल देगा किसी और के साथ, बट ये यहाँ ऐसा नहीं करेगा, बहुत डिसेंट सा बंदा है ये, मौका देखते ही, यानी जब इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा तभी ये कांड करेगा। समझ आ गई, आगे बढ़ें। तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होने के साथ साथ ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, तो ये बेस्ट एसिड आ जाएगा इन दोनों में, ऑल थ्रू से किंग ऑफ एसिड बोला जाता है, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ के लिए थोड़ा उल्टा आ जाएगा, आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसमें ये भी लिख सकते हो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अभी बार बार यही चीज लिखवा रहे हो, चलो लिख लिया करो। अब बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, थोड़ा सा इसमें मैं एक चीज समझाऊंगा नहीं, ठीक है, पर एक चीज बताऊंगा जरूर कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, अब ये पॉजिटिव आ गया, हाँ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ पे कुछ बातें याद रख लो कि ये चीज़ें तो ऐसा आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक स्पेशल कंडीशन NH वाले कंपाउंड्स यानी अमोनिया वाले कंपाउंड्स के लिए स्पेशल कंडीशन ध्यान रखना। अगर ये मान लो ये आपके पास नॉर्मल डिग्री है, इसी के साथ साथ अगर इसमें R लग गया तो 1 डिग्री अमोनिया है या अमाइंस है, अमाइंस बोलते हैं, अब एमाइंस बोलते हैं, अमाइन 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 अमाइन, या UPSC का भी रिवीजन लेना पड़ेगा लग रहा है। चलो इसे क्या बोला जाता है, 2 डिग्री एमाइंस, 3 डिग्री अमाइन बनाओ तो इसे 3 डिग्री अमाइन बोल सकते हैं, यहाँ का हाइड्रोजन हटाओ, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस। तो इस तरीके से अपन किसको कैसे समझ सकते हैं अमाइंस की कंडीशंस में, अमाइन नॉर्मल कंडीशंस पे यही होगा, बट अमाइंस के लिए मैं स्पेशल कंडीशन बता रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसी पे क्वेश्चन आता है, बाकी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये क्लास 12th में आपको जरूर उठेगा क्वेश्चन जब आप अमाइंस चैप्टर पढ़ोगे, वहाँ पर बोर्ड में तो मैक्सिमम आता है, क्योंकि मैं बोर्ड पास कर चुका हूँ बे, हाँ चलो, तो मैं देख चुका हूँ, 10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके गए थे अपन, तो समझ सकते हो कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ये चीज़ें पता थी अपने को उस समय। चलो अभी भी पता है, बता ना भाई क्या बता रहा था। चलो तो बेस स्ट्रेंथ ऑफ
एमाइंस रिस्पेक्ट। अब देखो, अगर आपके पास गैसियस स्टेट में एमाइंस रख दिया हुआ है, अब ये कुछ भी हो सकता है, अभी चलो एमाइंस दिया गया है, इसके साथ मान लेते हैं कुछ भी आर जुड़ा हुआ है, एनीथिंग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो आपको ध्यान रखना है गैसियस स्टेट में ये 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री होगा। जो अपन ने बनाया था उसमें पहले सबसे पहले 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री गैसियस स्टेट के लिए, सभी के लिए ऐसा होगा। बट जब आप इसे एक्वस सॉल्यूशन में लोगे, यानी वाटर की प्रेजेंस में लोगे, यानी ये लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, देन उस कंडीशन समय बदल जाएगा। मान लो अगर आपकी आर जो जोड़ा हूँ मैं यहाँ वो सिर्फ CH3 ही जोड़ रहा हूँ, देन मेरा वहाँ पास 213 रूल को फॉलो करूँगा, यानी 2 डिग्री फिर 1 डिग्री फिर 3 डिग्री की स्टेबिलिटी आएगी। और यही क्वेश्चन पूछता है कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से। और उसी तरीके से अगर इसके लिए एक्वस सोल्यूशन में ही सेम टू सेम ले लेता हूँ, बट R इज नॉट इक्वल्स टू CH3 ले लेता हूँ, देन उस कंडीशन पे कंडीशन बदल जाएंगी। उस समय पे अपना 2 डिग्री सबसे ज़्यादा फिर भी रहेगा, फिर 3 डिग्री फिर 1 डिग्री, यानी 231 और 213 से आप याद रख सकते हो इसका ग्रुप की स्टेबिलिटी। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर पे जहां हम इंडक्टिव इफेक्ट को आज तो खत्म कर दिए, वैसे अगले वाले पे रेजोनेंस इफेक्ट पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आगे के लेक्चर्स आने को बाकी हैं, तो आगे पहले लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे रेजोनेंस को पूरी तरीके से, फिर हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट और को कंप्लीट करने के बाद बीच में किसी दिन पूरा रेजोनेंस को भी इन डिटेल एक शॉट में ले लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जेपी वर्ल्ड क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो पे।